नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पूसू चुनाव में जेडीयू का परचम लहराया है। पूसू चुनाव में जेडीयू का जलवा देखने को मिला। सेंट्रल पैनल में 4 सीटों पर जीत हुई है और 5 में से 4 सीटों पर जेडीयू का ही कब्जा है। आरजेडी, लेफ्ट, एनएसयूआई, जाप का सूफड़ा साफ हो गया। जेडीयू और एबीवीपी छोड़ किसी को भी जीत नहीं मिली है। तो पूसू इलेक्शन से संबंधित आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू का परचम चारों ओर लहराता हुआ नजर आया। एबीवीपी भी इस जीत में शामिल है, लेकिन और जो भी दल है उनका सूपड़ा साफ नजर आया है। 5 में से 4 सीटों पर जेडीयू ने अपनी दावेदारी सुनिश्चित की और जीत भी हासिल की है। जैसा हो जीत गया भाई, जीत गया मनमोहन, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया मनमोहन, जीत गया पूरा जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में सेंट्रल पैनल की कुछ 5 में से 4 पदों पर छात्र जेडीयू ने जीत हासिल की है, जबकि 1 सीट पर एबीवीपी ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद पर छात्र जेडीयू के आनंद मोहन की जीत हुई है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भी छात्र जेडीयू के ही विक्रमादित्य सिंह ने जीत हासिल कर ली है। इसके साथ ही संयुक्त सचिव पद की अगर बात कर ले तो इस पद पर भी छात्र जेडीयू की ही उम्मीदवार संध्या कुमारी की जीत हुई है और कोषाध्यक्ष पद पर भी छात्र जेडीयू के ही खाते में ये भी दावेदारी आई। कोषाध्यक्ष पद पर रविकांत की जीत हुई है। बाकी सेंट्रल पैनल की 1 सीट यानी कि महासचिव पद पर एबीवीपी के विपुल कुमार की जीत हुई है। छात्र जेडीयू के विजेता प्रत्याशियों ने जीत की सबसे बड़ी वजह सीएम नीतीश कुमार की कल्याणकारी योजना को बताया और ये भरोसा दिया है कि जितनी भी घोषणाएं हमने छात्रों के बीच में की है उनको जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने लोगों से वादा किया है वो सारे वादों पर मैं कायम रहूंगा और सबों का प्यार मुझे मिला है, वो आप रिजल्ट में आप देख सकते हैं। तो इसे मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या लग रहा है जो कैंपेनिंग था आपका असरदार रहा? हाँ, असरदार रहा, क्योंकि मैं भी छठ के समय से डेंगू पीड़ित था। उसके बाद ही मैंने काम किया। 17,000 प्लेटलेट होने के बावजूद मैंने कैंपेनिंग जारी रखा। तो मैंने मेहनत किया, लोगों ने मुझे मेरा साथ दिया। पटना से छात्र संघ का चुनाव जो है, जहाँ हम लोग लूज किए जिस सीट को, अब कहीं ना कहीं धन बल का प्रयोग किया गया है। हम लोग लगातार कैंपस के अंदर संघर्ष करते नजर आते हैं और हमने पिछले 3 सालों से जो काम किया, आज उस काम का छात्रों ने मुझे मेहनताना दिया है और हम आगे भी काम करते रहेंगे इसी तरह। किसका चेहरा काम आया छात्र जदयू में? आखिर आप क्या मानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी एक समय था, दबदबा होता था छात्र संघ चुनाव में, इस बार वो नहीं दिखा? ऐसा नहीं है, छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद का दबदबा नहीं दिखा। हमारे सभी प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन किया चुनाव में। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्र जदयू का डंका बजा है, यानी सेंट्रल पैनल के सभी 5 सीटों में 4 सीटों पर छात्र जदयू का कब्जा हुआ है। यानी अध्यक्ष से लेकर महासचिव तक के पद पर छात्र जदयू के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत हुई है। जाहिर है संगीनों के साये में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान से लेकर मतगणना काम हुआ है और देख सकते हैं जीत के बाद तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको सर्टिफिकेट दिया गया है वाइस चांसलर गिरीश कुमार चौधरी के हाथों और उसके बाद सभी प्रत्याशी अब यहां से रवाना हो रहे हैं पटना आर्ट कॉलेज में। यानी एक तरह से कहा जाए कि 12 घंटे तक लगातार जो मतगणना काम है वो जारी रहा और इसके बाद जो प्रत्याशी हैं जो जीत गए उनके चेहरे पर उत्साह है और जो हार गए यानी जिनकी जीत नहीं हुई है वो लगातार नारेबाजी करते दिखे और पुलिसकर्मी उनको खदेड़ते हुए दिखे। कई बार बम धमाके की आवाज सुनाई दी, कई बार फायरिंग की भी सूचना मिली और लगातार पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। जाहिर है जिस तरह से कड़ा मुकाबला देखने को मिला और महागठबंधन की सरकार है, एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार का चेहरा पटना विश्वविद्यालय में काम आया, उनकी योजनाएं जो है छात्रों को रास आई, वहीं महागठबंधन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जादू काम नहीं कर सका। यानी छात्र राजद का खाता भी नहीं खुला, पप्पू यादव की पार्टी जाप उसका एक भी खाता नहीं खुला और एनएसयूआई हो या फिर लेफ्ट विंग हो उसका भी खाता नहीं खुला। यानी छात्र जदयू के अलावे जो एक ही अगर संगठन है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जिसने सेंट्रल पैनल में 1 सीट पर अपना कब्जा जमाया है। जाहिर है चुनाव का परिणाम जारी हुआ है, विजेता की घोषणा हो गई है।
जो प्रत्याशियों ने घोषणा पत्र भरा था, इंतजार करना जरूरी है कि अपने कार्यकाल में वो अपने वादे पर कितने खड़े उतरते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, पटना छात्र संघ चुनाव में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ है। हुड़दंगी छात्रों ने गोलीबारी और बमबाजी की, वीसी की गाड़ी पर पथराव भी किया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हुड़दंगियों से निपटने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग किया। क्या करने आया? बॉल करवाता है सर, हम गाड़ी करवाता है उसी गाड़ी सर। ले चलो मैं सोया हुआ था सर। मैं नहीं पूछेंगे। और चलिए अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट के उपचुनाव की। 5 दिसंबर को होने वाले इस चुनाव में वीआईपी और एआईएमआईएम पार्टी की एंट्री ने महागठबंधन के साथ ही बीजेपी के लिए भी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। अभी से ही उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कुढ़नी विधानसभा के लिए होने जा रहा उपचुनाव वाकई दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, क्योंकि इस बार यहाँ 2 पार्टियों में नहीं बल्कि 4 पार्टियों के बीच का मुकाबला बन चुका है। जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार मैदान में हैं। वीआईपी पार्टी ने एनडीए और महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुकेश सैनी ने अपनी पार्टी से नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जो भूमिहार जाति से आते हैं। नीलाभ दावे कर रहे हैं कि वे महागठबंधन और बीजेपी उम्मीदवार को पछाड़ देंगे कास्ट इक्वेशन के जरिए। ये कि सिर्फ मेरे नाम आने से उन दोनों पार्टियों में हड़कंप है और वो लोग अनर्गल झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैदान में एक और महागठबंधन से जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा हैं, तो वहीं एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद मैदान में हैं। लेकिन 5 दिसंबर को होने वाली सियासी जंग से पहले ये दोनों प्रत्याशी भी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। केदार गुप्ता ने 2015 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। ये 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक जितना समर्थन हमको नहीं मिला, इस चुनाव में जब हम क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच, मालिक के बीच हम जा रहे हैं, इतना बड़ा समर्थन हमको मिल रहा है कि हम कल्पना भी नहीं किए थे कि इतना बड़ा समर्थन हमको मिलेगा। और 2015 के बाद 2020 तक पूरे कुढ़नी विधानसभा में 200 करोड़ से ज़्यादा का सड़क का जाल हमने अपने मेहनत से राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से लड़के बनवाने का काम किया है। 5-7 पुल ऐसे बड़े बड़े पुल हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ का एक पुल, जो आज़ादी के बाद कभी बना नहीं था। बहुत जनता एक तरफा है। 2015 में कुढ़नी की महान जनता ने 11,667 वोटों से हमको जिताने का काम किया था। उस समय नया थे। जब मैंने काम करके दिखाने का काम किया हूं, तो जनता इस बार उससे दुगुना मतों से हमको विधानसभा में। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जाति के बंधन में जिस तरह से प्रत्याशियों को सियासी शतरंज के मैदान में प्यादे के तौर पर उतारा गया है, वो किसे पछाड़ेंगे, इसका फैसला तो जनता जनार्दन ही करेगी। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, मुंगेर के वासुदेवपुर में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। हंगामे के बाद डॉक्टर क्लिनिक और घर छोड़कर फरार हो गया है। बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर ने जो सुई दी, उसके बाद बच्ची की हालत खराब हो गई। परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
और बेगूसराय की लाइफलाइन कही जाने वाली लोहिया नगर ब्रिज कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों का आरोप है कि ओवर ब्रिज के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया और ओवरलोड गाड़ियों के आने जाने से पुल का ये हाल हो गया है। पुल पर पड़ चुके इस दरार को देख लीजिए। मात्र 3 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था। 3 साल में ही इसकी हालत क्या से क्या हो गई। पुल पर पड़ चुकी दरार धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। वजह है ओवरलोड गाड़ियों का बिना किसी रोक टोक के आना जाना। अभी हम आपको ओवरब्रिज की स्थिति भी दिखा रहे हैं, क्योंकि महज 3 वर्ष हुए हैं, लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं जो ओवरब्रिज की स्थिति जो बनती जा रही है, ये ओवरलोड गाड़ियों की वजह से बनी है। और जो है ये ब्रिज जो है वो कई जगह से क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया है। लोहिया नगर का ये ओवरब्रिज बेगूसराय का लाइफलाइन माना जाता है। इस पुल से होकर हजारों गाड़ियां आती जाती हैं। उसमें अधिकारियों की गाड़ियां भी शामिल हैं, पर शायद अधिकारियों को क्षतिग्रस्त होते इस पुल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आम लोगों का आरोप है कि ना तो ओवरब्रिज का रखरखाव ठीक से होता है और ना ही ओवरलोड गाड़ियों पर कोई कार्रवाई होती है। हालांकि बेगूसराय के एसपी का कहना है कि ओवरलोडिंग रोकने के लिए अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक ओवरलोड ट्रक्स का सवाल है, तो इसके लिए सभी थानों में एक निर्देश दिया गया है कि डीटीओ के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके अधिकारियों के साथ मिलकर, खासतौर पर रात में पुलिस को हम लोग ने निर्देश दिया है कि दोनों लोग मिलके जो रोड पे इस प्रकार के गलत काम है, लाइक ओवरलोडिंग है या गलत जगह गाड़ियां खड़ी कर, उसको करने का हम लोग ने निर्देश दिया है। नालंदा के भागन विघा में शुक्रवार को निर्माणाधीन फ्लाईओवर का बीम टूटकर गिरने से एक मजदूर की मौत हो चुकी है। वहां भी लापरवाही की बात ही सामने आई थी। सवाल है कि क्या बेगूसराय के अधिकारियों को भी किसी ऐसे हादसे का इंतजार है? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, कोलकाता की रहने वाली शाबिया नाज ने रिटायर्ड आईजी के बेटे और अपने पति सैफ रहमान पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। शाबिया का कहना है कि रिटायर्ड आईजी सहित पूरा परिवार उनके साथ मारपीट किया करता था। आरोप है कि मामला रिटायर्ड आईजी से जुड़ने की वजह से पटना के ट्रिपल तलाक के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाथों में जख्म के सबूत लिए ये है शाबिया नाज। शाबिया के शरीर पर पड़े घाव को समय का मरहम भले ही भर दे, पर 3 तलाक का जो जख्म इनके शौहर सैफ रहमान ने दिया है वो ताउम्र टीस देता रहेगा। 3 तलाक दिया है, जिनका ना मेरे पास कोई नोटिस है, ना इन्होंने कभी मुंह से बोला। मतलब जो होता है इस्लाम में वो हस्बैंड बोलते हैं, तो ना मेरे व्हाट्सएप में कुछ आया, ना मेल में आया, ना मेरे घर, मैं घर पे ही रहती हूँ, उनके साथ ही रहती हूँ, मुझे कोई खबर नहीं। बट लास्ट व्हाट्सएप पे आया? नहीं आया, कहीं भी कुछ नहीं आया मेरे पास कोई भी नोटिस। हाँ जी। और बट मेरे ससुर के मुँह से हम सुने कि मुझे 3 तलाक दे चुके। कोलकाता के बड़े कारोबारी मोहम्मद राहबुद्दीन ने अपनी बेटी शाबिया की परवरिश बड़े जतन से की। शादी भी खूब धूमधाम से हुई। 2 करोड़ से ज्यादा का तोहफा दिया। दूल्हे को 48 लाख रुपए का चेक दिया ताकि बेटी ससुराल में रानी की तरह रहे। लेकिन हुआ उल्टा। शाबिया के साथ प्रताड़ना का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। आईजी जैसे प्रतिष्ठित पद से रिटायर्ड ससुर से लेकर सास और ननद तक प्रताड़ित करने लगे। तस्वीरों में कैद जख्म के निशान चीख चीख कर शाबिया पर हुए जुल्म की गवाही दे रहे हैं। मार पिटाई करते थे, उसमें मेरी पूरी फैमिली, मेरी 2 ननद थी, मेरी सास थी और मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर सब। शाबिया इस जुल्मों सितम को भी बर्दाश्त कर जाती, लेकिन उसके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसके ससुर रिटायर्ड आईजी ने कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हें 3 तलाक दे दिया है और अब हम उसकी दूसरी शादी करेंगे। शाबिया बताती हैं कि 3 तलाक की वजह है उनके पति सैफ रहमान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शाबिया को सबसे ज्यादा चिंता अपने 2 मासूम बच्चों की है, जो ये भी नहीं जानते पापा ने माँ को क्यों छोड़ दिया। मतलब घर में हर वक्त मतलब अब्यूज, हरासमेंट, फिजिकल वायलेंस, फिर मेंटल भी वायलेंस, मतलब सब कुछ होता है। कारण हम अब वो लोग जाने, मुझे नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो रीजन है।
बेटी का घर टूटने से बदहवास बाप भागे भागे कोलकाता से पटना आया। पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन सुने कौन, क्योंकि जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उस परिवार का मुखिया आईजी जैसे प्रतिष्ठित पद से रिटायर्ड हुआ है। अब खत्म हो गया अरमान, अब तो कुछ है बचा ही नहीं। जो हिसाब से उन लोग मेरा बेटी के साथ व्यवहार किया है, तो अभी ऐसा लगता है कि इसको यहाँ छोड़ने से इसका जान भी मार देंगे वो लोग। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के जुल्म से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया और मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून भी बना दिया। बावजूद इसके 3 तलाक के मामले थम नहीं रहे हैं। सवाल है कि ट्रिपल तलाक मामले में कार्रवाई कब होगी और शाबिया नाज को कब मिलेगा न्याय? क्या किसी दबाव में पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं कटिहार के मनियारी में गंगा नदी के किनारों पर कटाव का कहर लगातार जारी है। गांधी टोला और बागमारा में हो रहे कटाव को देखने पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी पहुंची। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कटाव काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन वो हालात के नियंत्रण के लिए विभाग के मंत्री और सचिव से बातचीत करेंगे। गांधी टोला और बागमारा के कटाव को देखने कई बड़े नेता अब तक आ चुके हैं, लेकिन हालातों में किसी तरह का कोई सुधार अब तक नहीं हुआ है। आवश्यक है, इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन इससे कटाव रोकने की संभावना नहीं है। हमारे जल संसाधन मंत्री संजय झा जी एवं संजय अग्रवाल जी जो सचिव हैं जल संसाधन विभाग के, और जिला पदाधिकारी कटिहार से हमारी बात हुई, तो बातचीत के क्रम में एक उच्च तकनीकी समिति का गठन किया गया है जो कल दौरा करके इस संबंध में प्रतिवेदन देगा और फिर आगे जल संसाधन विभाग इस पर कार्रवाई करेगी। वहीं पूर्णिया की कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के गड़िया बलवा गांव में तालाब से भगवान विष्णु की मूर्ति बरामद की गई है। इस मूर्ति का वजन करीब 16 किलो बताया जा रहा। कोई इसे अष्टधातु की करोड़ों की मूर्ति बता रहा है, तो कोई तांबा और पीतल की काफी प्राचीन मूर्ति बता रहा। गड़िया बलवा पंचायत के सरपंच ने कहा है कि ग्रामीणों ने जैसे ही इस मूर्ति को देखा तो उन्हें खबर दी, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और थानाध्यक्ष ने मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। इसी अवस्था में रखा उठा के जो पटका है। गढ़िया बलवा पूर्णिया जिला सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है, नेपाल से सटे हुए, और ये मूर्ति तो हम लग रहा है कि पूर्णिया जिला का है ही नहीं। ये जब गौतम बुद्ध का मूर्ति है तो हो सकता है कि नेपाल से लोग लाया होगा, चोर चोरा करके नहीं ले जा सका तो वहाँ उठा कर फेंक दिया गया। और सीतामढ़ी में एक सनकी पिता ने अपने 2 बच्चों की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। वहीं पत्नी को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सनकी शख्स ने घटना को अंजाम देने के बाद सभी को जलाने की नीयत से आसपास के पुआल की टाल में आग लगा दी और उसके बाद वहां से फरार हो गया। सनकी व्यक्ति रोशन शाह नेपाल की गौशाला का रहने वाला है। रोशन शाह शुक्रवार को अपने 2 साल के बेटे और 4 साल की बेटी को घुमाने के बहाने घर से बाहर लेकर निकला था। रोशन ने अपनी पत्नी से कहा था कि उसे वो मायके इनरवा भी घुमा देगा। परिवार के साथ रोशन जैसे ही सीतामढ़ी से शिवहर जिले को जोड़ने वाली NH 104 के बरहरवा के पास पहुंचा, अचानक दोनों बच्चे की चाकू गोद कर हत्या कर दी। वहीं बच्चों को बचाने आई पत्नी सानू देवी को भी घायल कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। थाना क्षेत्र में नया बाईपास रोड बना है, उसके पास में आज सुबह में एक मामला प्रतिवेदित हुआ, जिसमें कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 3 व्यक्ति, एक महिला और 2 बच्चे घायल अवस्था में वहाँ पे पकड़े हुए। तो तुरंत उसमें थाना की गश्ती की गई और थाना अध्यक्ष भी स्वयं वहाँ पहुँचे तो पाया गया कि जो महिला है उसके पति द्वारा ही घटना को कारित किया गया, जिसमें कि जो पति है उसके 2 शादी करने की बात आई है और नेपाल के रहने वाले सभी हैं। इस बात का की भी पुष्टि हुई है और किसी कारणवश जो महिला है उस पर भी चाकू द्वारा उसके द्वारा हमला कर दिया गया था और 2 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी भी हत्या कर दी गई है। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।
और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता दें, जहां एक बार फिर एक बेटी की दहेज दानवों ने जान ले ली है। घटना गौरीचक के चमरडीह गांव की बताई जा रही और इसी साल 2 मई को नालंदा के चिकसोहरा गांव की आरती की शादी गौरीचक में की गई थी। आरती के परिजनों का आरोप यह है कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, मारपीट की जा रही थी और अंत में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से मृतक का पति और सास दोनों ही फरार है, जबकि पुलिस ने आरती के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही। वहीं मृतक के मायके वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये लोग लड़ाई झगड़ा करके ये लोग परिवार के पूरे सदस्य मिल के उसके ससुर हुए, सास हुए और वो पंकज दास हुआ, ये तीनों मिल करके उसको ऐसा प्रतीत होता है कि रस्सी से पीछे से या पकड़ के किसी तरह घटिया के मार दिया गया। न्याय चाहिए और सभी को दरिंदों को अधिक से अधिक सजा मिले। कौन लोग हैं इसमें? इसमें ससुर है और उसका हस्बैंड है और उसका सास है। क्या अकेले रहती थी वहाँ? हाँ, तो वहाँ नहीं सम्मिलित परिवार है ना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयु